हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज से गरीब रथ बैच का जो है पूरा एपिसोड चालू होने जा रहा है। तो इस एपिसोड का ये पहला वीडियो होगा, फर्स्ट वीडियो। मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि 60 दिन में आपके मैथ के जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, उन सभी क्वेश्चनों का मैं वीडियो बाय वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और उन सभी क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीक़ा से आपको रिवीजन करवाऊंगा और पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग, अगर आपकी तैयारी बेहतर है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपकी तैयारी कुछ नहीं है, जीरो है आप मैथ में, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आपका इस वीडियो से रिवीजन होगा। अगर आपकी तैयारी कुछ नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं किए है आपने अभी तक, तो आपको इस वीडियो से इतना तो ज़रूर है कि आप इस वीडियो को देखकर पास हो जाइएगा, फेल नहीं करिएगा मैथ विषय में। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप इस वीडियो को देखकर जो है बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में यानी पूरे गरीब रथ बैच का जितना भी वीडियो आएगा, इस एपिसोड का जितना भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा, उस वीडियो में केवल और केवल आपको वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और पूछेगा ही पूछेगा। मतलब पढ़ाएंगे वही जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर है, आपके एग्ज़ाम में पूछ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल एग्जाम में आता है और ठोक बजा के पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या ये हम जानते हैं, लेकिन इस बात को प्रूफ करके दिखाना है और ये 2 नंबर के लिए महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, √2 को सिद्ध करके दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको अपरिमेय प्रूफ करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मान लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम प्रूफ करने के लिए माने हैं। वैसे √2 परिमेय संख्या है नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम मान लिए कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप का होता है। तो अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर भी क्या होगा, P/Q होगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। अब ये P/Q है, जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है और साथ ही साथ Q जो है वो जीरो नहीं है, माने Q इज नॉट इक्वल 0। P और Q पूर्णांक है जिसमें Q जो है जीरो नहीं है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए पहले √2 एक परिमेय संख्या है मान लिए, इसके बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है। चलिए अब करना क्या है, तो भाई दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि √2 पर भी वर्ग होगा और P/Q पर भी वर्ग होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग करना है और इधर भी वर्ग करना है। ठीक है, स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा सीधा 2। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सीधा 2 बचेगा। इधर की बात करते हैं, ये स्क्वायर दोनों के लिए है। P का स्क्वायर करेंगे P², Q का स्क्वायर करेंगे तो Q²। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे और तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए, Q² में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2Q² और P² में 1 से गुना करेंगे तो P²। यहाँ लिखेंगे P² इकाई P² बराबर 2 में Q² से गुना करेंगे तो 2Q²। ठीक है, अब इधर हम क्या कर सकते हैं, तो P को माने P² को P गुने P लिख सकते हैं। इधर में 2Q² है, इधर 2P है, गुना में है एक दूसरे के साथ। एक P को इधर रखेंगे, उधर में 2Q² है, एक P को उस पार ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे हो जाएगा P, क्योंकि गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ के बाद करना क्या है, देखिए Q जो है Q पर वर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है हमको कि चूंकि Q का कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, सार्वगुणनखंड नहीं है, Q का कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, ठीक है। जब Q का कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, यानी हम जो माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी मान्यता गलत है। यानी हमारी कल्पना, हमारी मान्यता लिख देते हैं, हमारी मान्यता क्या है, गलत है, ठीक है। जब हमारी मान्यता गलत है, इसका मतलब है कि √2 जो हम परिमेय माने हैं ना, ये मान्यता हमारा गलत है। इसका मतलब है कि ये जो √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना आपको जो है लिख देना है, तो आपका 2 नंबर जो है एग्जाम में आ जाएगा। क्लियर है। इसी पे आधारित और सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, अपरिमेय संख्या को प्रूव करना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, समानांतर श्रेणी 2,7,12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन आ गया है, जिसमें दिया है 2,7,12 डैश 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 का 10वां पद क्या है, ये आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करते हैं, ठीक है। चलिए समानांतर श्रेणी क्या है, 2,7,12 डैश 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 का 10वां पद निकालना है। तो इसमें पहला पद जो होगा, जिसको हम A या A1 कहते हैं, वो हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है। और D जो होगा हमारा, D वो 2 पदों के बीच का अंतर होता है D। तो लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो D निकल जाएगा। हमारा दूसरा पद है 7 और माइनस कर देंगे पहला पद 2 को, यानी कि 5 जो निकलेगा हमारा D निकल जाएगा। क्लियर है। देखिए पहला पद हमारा इसमें 2 है और D निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 हमारा 7 है, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे ना तो D निकल जाएगा। दूसरा पद 7 है, पहला पद 2 है, 7 में से 2 चला गया 5। हमको क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है, यानी कि 10वां पद को हम A10 कहते हैं। तो A10 के लिए फार्मूला क्या लगेगा, A + 9D, A + 9D, यानी पहला पद में 9 को D जोड़ देंगे तो आराम से हम 10वां पद निकाल सकते हैं। इसका A का मान है 2, ठीक है, प्लस में 9 गुने D का मान अभी निकाले हैं 5, तो 2 + 9 पंचे हो जाएगा 45, तो 45 और 2 47, यानी सवाल का जो आंसर है वो 47 निकल गया, A10 यानी 10वां पद। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में इसको। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री का है। देखिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उस वृत्त में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री का है। केंद्र पर जो कोण, केंद्रीय कोण जो बनता है उस त्रिज्याखंड का वो 30 डिग्री का है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको देखिएगा ध्यान से। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए सवाल में लिखा है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो r का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से करते हैं सूचित, तो r का मान 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और केंद्रीय कोण यानी केंद्र का जो कोण है वो बन रहा है 30 डिग्री का, तो कोण को हम थीटा से करते हैं सूचित, तो वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। क्लियर है। चलिए निकालना क्या है भाई, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, तो वो होता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई r²। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री पाई r²। थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री बट्टा 360 गुना
पाई का मान 22/7 गुना आर का स्क्वायर, तो 6 है आर, तो उसको 2 बेर लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बेर। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 12 यही 36, और 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 2 से काटेंगे 11 दूना 22। क्लियर है। चलिए 11 छक्के हो गया 66, बट्टा के नीचे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 छक्के 66, नीचे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है हमारा त्रिज्या खंड का आंसर। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो निकाले हैं ये समझ में आया होगा। वीडियो में बने रहिए क्योंकि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन जो है पढ़ाएंगे इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगला। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यह है त्रिकोणमिति से क्वेश्चन। ठीक है, त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा है, यह क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉस थीटा एवं साइन थीटा का मान क्या है, निकालिए। कॉस थीटा और साइन थीटा का मान हमको निकालना है, जबकि सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, और देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ दिया क्या है भाई, तो दिया है चूंकि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, 13/12 दिया है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, सेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार होता है, तो बराबर होगा 13/12, यानी कि कर्ण जो दिया है वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और आधार जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो भाई निकालना किसका मान है, हमको निकालना है कॉस थीटा का मान और फिर साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, देखिए कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो वो होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, चलिए, और साइन थीटा का मान क्या होता है, तो वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको कर्ण चाहिए जो कि दिया हुआ है। ठीक है, आधार चाहिए जो कि दिया हुआ है, लेकिन लंब चाहिए वो कहाँ दिया है, तो लंब नहीं दिया है, यानी कि लंब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्ण इसमें 13 हो गया, आधार इसमें 12 हो गया, तो हम क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। तो इसीलिए लंब बराबर, लंब निकालने के लिए सूत्र है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए कर्ण हमारा क्या है, तो कर्ण हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस आधार हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, घटा देंगे तो 25 होगा, और वर्गमूल कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है कॉस थीटा का मान और फिर साइन थीटा का मान। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए साइन, पहले कॉस थीटा का निकालना है, तो चलिए पहले कॉस का ही निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। ध्यान दीजिएगा, आधार हमारा क्या है, तो आधार हमारा है 12 बट्टा कर्ण हमारा है 13, यानी 12/13 कॉस थीटा का मान हो जाएगा। फिर हमको साइन का भी निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होता है। यहाँ पे लंब का मान हम अभी निकाले हैं 5, तो यहाँ 5 रखेंगे, बट्टा कर्ण का मान 13 है दिया हुआ, तो यहाँ 5/13 जो है इसका आंसर हो जाएगा साइन थीटा का। क्लियर है। चलिए देखिए, त्रिकोणमिति में फार्मूला याद रखना जरूरी है आपको। ठीक है, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन समझने में भी कठिनाई हो सकती है। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो मैं जो है इस चैप्टर का जो है एक सेपरेट वीडियो बनाया है, फार्मूला वाला। जितने सूत्र है इस चैप्टर का मैंने एक उसका वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए, है ना। आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन धराधर जो है समझ में आने लगेगा। इसका जो मेन फंडा है, बेसिक चीज़ों को समझना जरूरी है। तो नहीं समझे हैं तो जाकर थोड़ा उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे समझने में, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी लगे रहिए इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है,
ये भी समानांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है, यानी एपी चैप्टर का ही क्वेश्चन है और ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ध्यान से इसको समझिएगा थोड़ा। देखिए क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तीसरा पद और सातवां पद दिया हुआ है तो हमको निकालना क्या है भाई, समानांतर श्रेणी निकालना है। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। एक एपी निकालना है, समानांतर श्रेणी बोले तो एपी निकालना है जिसका तीसरा पद 5 दिया हुआ है और सातवां पद 9 दिया है। देखिए दिया क्या क्या है, तो दिया है तीसरा पद A3 दिया है कितना, तो A3 दिया है 5, ठीक है, तथा सातवां पद दिया हुआ है यानी A7 दिया है कितना, 9 दिया है। ठीक है, अभी A3 को क्या लिखेंगे, A+2D। A3 को क्या लिखेंगे, A+2D बराबर 5। ये हो गया समीकरण पहला। ठीक है, उसके बाद A7 का मान दिया है 9। ठीक है, तो A7 को क्या लिखेंगे, A+6D। भाई A में जोड़ेंगे 6 को D को तो सातवां पद आराम से आ सकता है ना, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9। इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, हमको निकालना क्या है, इसमें समानांतर श्रेणी निकालना है। समानांतर श्रेणी निकालने के लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या आता है भाई, तो AP निकालने के लिए फार्मूला है A+D, A+2D, A+3D, है ना, 3D। यानी पहला पद के लिए यही फार्मूला होगा, दूसरा पद के लिए हो जाएगा A+D, तीसरा पद के लिए हो जाएगा A3, के लिए हो जाएगा A+2D। यानी जितना पद आप निकाल रहे हो उतना में क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको 10वां पद निकालना है तो पहला पद में आपको 9 को D जोड़ देना है। ठीक है, पहला पद में 9 को D जोड़ दीजिएगा, 10वां पद निकल गया। पाँचवां पद निकालना है तो A+4 को D, पहला पद में 4 को D जोड़ देना है ना। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, AP के शुरू के 3-4 पद निकाल लेंगे, हो गया AP। ठीक है, चलिए तो हम क्या लिखे हैं, A3 को लिखिए A+2D बराबर 5 और A7 को लिखिए A+6D बराबर 9। ठीक है, ये हम दोनों समीकरण निकाल लिए। तो AP निकालने के लिए A और D चाहिए। देखिए फार्मूला जो बनाए हैं AP का वो है A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D। इसी तरह से जितना पद आप निकालिएगा आप निकाल सकते हो, बढ़ाते जाइए, है ना, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें मेन चाहिए A और D का मान। A और D का मान अगर निकल गया, A बोले तो प्रथम पद और D बोले तो सार्वंतर, ये दोनों चीज़ निकाल लिए हो तो आपका जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो A और D के लिए हम यहाँ दोनों समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से। चलिए हम A को यहाँ काटने जा रहे हैं, तो 1 के गुना में 1 है तो 1 से इसमें गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे, लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 1 एवं सेकेंड गुने 1 को घटाने पर, क्योंकि चिन्ह यहाँ दोनों का समान है तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, चलिए 1 से गुना करेंगे तो A+2D बराबर 5, इधर 1 से गुना करेंगे तो A+6D बराबर 9। ठीक है, यहाँ चिन्ह बदलेगा, सबका कट गया, ये -6D में से +2D चला गया तो माइनस में 4D बराबर -9 में से +5 गया तो माइनस में 4, माइनस से माइनस काट दिए, D का मान हो गया 4, ये 4 गुना में है, आ गया बटा के नीचे, एक बार में कट गया, D का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब यही D के मान को दोनों में से किसी एक समीकरण में डाल देंगे तो लिखेंगे अब D का मान समीकरण पहला में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब ये फर्स्ट समीकरण क्या है भाई, तो फर्स्ट है A+2D बराबर 5 है, तो A+2 गुने D का मान 1 निकला है बराबर 5, तो A+2 एकम 2 बराबर 5, तो A का मान हो जाएगा 5 जैसे के तैसे, और ये 2 को ढकेलेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2। ठीक है, तो A का मान हो जाएगा 3, A का मान कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। ठीक है, A का मान 3 निकल गया, D का मान निकल गया 1। हमको निकालना क्या है इसमें, तो समानांतर श्रेणी निकालना है, तो लिखेंगे अब समानांतर श्रेणी बराबर, यानी समानांतर श्रेणी हमको निकालना है ना, तो समानांतर श्रेणी बोले तो AP बराबर, चलिए AP बराबर, AP निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे A+D, A+2D,
ए प्लस 3d, है ना। इसी तरह से आप और भी आगे जा सकते हो। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। पहला क्या है, ए है, तो ए का मान कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं, कॉमा। दूसरा है ए प्लस डी, तो ए का मान 3 हो गया, प्लस डी का मान, तो डी का मान अभी निकाले हैं 1 निकाले हैं, कॉमा। फिर ए प्लस 2d, तो ए का मान हो गया 3 और प्लस में 2d है, तो 2 गुने डी का मान 1 हो गया, कॉमा। फिर ए प्लस 3d है ना, तो ए का मान हो गया 3, ए का मान हो गया 3 प्लस 3 गुने डी का मान हो गया 1, ठीक है। और भी आगे पद हम निकाल सकते हैं, लेकिन 3-4 को पद निकाल लेंगे तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए 3 कॉमा 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 कॉमा, देखिए 3 पहले गुना कर लेते हैं, 3 प्लस 2 इकाई 2, कॉमा 3 प्लस 3 इकाई 3, ठीक है, कॉमा। और ये डैश 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 और भी आगे पद हम निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे नहीं, जहाँ तक आंसर हमको चाहिए वहीं तक निकालेंगे। चलिए 3 कॉमा 4 कॉमा 3 गो 2 गो 5 गो, कॉमा 3 गो 3 गो 6 गो, ठीक है। और यही हमारा जो है हो गया आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं, देखिए कि आपको ये पूरे जो है तरीका समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ये हम फार्मूला लिखे थे, आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो में भागिएगा नहीं, छोड़ के अंत तक बने रहिए। इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है और वही क्वेश्चन आएगा जो जितना हम पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चैप्टर से ये मिक्सचर क्लास चल रहा है, पूरे मैथ का निचोड़ है इसमें, है ना। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपके सामने मैं परोस रहा हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप इसको देखते रहना है और कॉपी कलम लेके बैठिए। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नोट करने वाला है तो आप उसको नोट भी कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि शीर्ष के निर्देशांक -1, -5, 3, -5 और -5, -1 है यहाँ पे, और ये है 3, -5 और एक बिंदु है 5,2। तो त्रिभुज का निर्देशांक हमको निकालना है। ये क्वेश्चन महा-VVI, और आपके एग्जाम के लिए तो ठोक बजा के ये रख लीजिए इंपॉर्टेंट और VVI में, ठीक है, आएगा ही आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। इसके लिए आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको फार्मूला की जो है आवश्यकता पड़ेगी। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला, ठीक है। तो उसके लिए हम फार्मूला पहले यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। देखिए फार्मूला होता है त्रिभुज का 1/2 इंटू, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू, ठीक है, y1 माइनस y2, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। इसको आपको दिमाग में रखना है। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है और इसी फार्मूला पे हम जो है इस सवाल को बनाएंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज यानी कि इसमें 3 ठो शीर्ष होता है, तो तीनों शीर्ष का निर्देशांक पता है। देखिए तीनों शीर्ष का निर्देशांक पता है। एक का है -1, -5, एक का है 3, -5 और एक का है 5,2। त्रिभुज में 3 ठो शीर्ष बिंदु होता है। चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले तीनों शीर्ष बिंदु है तो आपको पता होना चाहिए कि शीर्ष बिंदु में जो शीर्ष बिंदु का निर्देशांक होता है उस निर्देशांक में पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। यानी कि देखिए 3 गो शीर्ष बिंदु इस तरह से है। पहला बिंदु है -5, -1, दूसरा बिंदु है 3, -5 और तीसरा बिंदु है इसका 5,2, ठीक है। इस तरह से एक हम त्रिभुज जो है पार लेंगे, ठीक है, त्रिभुज। अब देखिए यहाँ भी x है, y है, क्योंकि निर्देशांक है तो निर्देशांक में तो x y का मान होबे करता है। यहाँ भी x y है और यहाँ भी x y है, तो x x x तीनों में है, y y y तीनों में है। तो एक काम कीजिए ना, किसी एक को 1 1 कर दीजिए, दूसरे को 2 2 कर दीजिए और तीसरे को 3 3 कर दीजिए। इसको मान लेते हैं ना होता है तो x1 y1, ठीक है, x1 और y1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला जो है इसको मान लेते हैं x2 y2, क्योंकि x y तो यहाँ भी है। और तीसरा जो है उसको मान लेते हैं x3
y3। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम x कहते हैं तो तीनों बोल देगा ना, तीन तीन गो नाम वाला यहाँ पर है मान, ठीक है। तो तीनों मान में से अगर हम 1 2 3 कर देंगे तब कन्फ्यूज नहीं होगा, इसीलिए इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, है ना। तो x1 का मान हम मान लिए -5, y1 का मान मान लिए -1, x2 का मान 3 मान लिए हैं, और x2 का मान 3 मान लिए हैं, और y2 का मान -5 मान लिए हैं, x3 का मान 5 और y3 का मान 2, ठीक है। इस तरह से हम तीनों मान को मान लिए हैं। अब करना क्या है भाई, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, वही सूत्र चिपकाना है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये है फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। चलिए अब हम सब मान को यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, सब हम पुट करते हैं। देखिए ध्यान से थोड़ा यहाँ पुट करना है मान। x1 का मान है -5 तो यहाँ -5 इंटू y2 का मान है -5 तो -5 माइनस y3 का मान है 2 तो 2 ब्रैकेट बंद प्लस x2 का मान है 3 तो 3 इंटू y3 का मान है 2 तो 2 माइनस y1 का मान है यहाँ पर -1 तो माइनस माइनस +1। यही तो दिमाग में रखना है आपको, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। x3 का मान यहाँ पर 5 है इंटू y1 का मान है -1 माइनस फार्मूले से माइनस y2 का मान है -5 तो माइनस माइनस +5, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब ध्यान दीजिए 1/2 यहाँ पर मान बैठाने के बाद आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कंफर्म कर लेना कि मान जो है बैठाए हैं वो सही है गलत है। चलिए -5 पहले ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, -5 -2 -7 गुना में हो जाएगा, क्योंकि -5 इसके साथ गुना में है ना, तो -7 प्लस में 3 गुना 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में 5 गुना 5 में से 1 गया तो 4 ब्रैकेट बंद। देखिए 1/2 इंटू गुना कर लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में 7 पंचे 35, ठीक है, फिर प्लस में 3 तिहाई 9 और फिर प्लस में 5 चौका 20, ठीक है। चलिए 1/2 गुना सबको जोड़ लेते हैं, 20 गुआ 9 गो 29 गो हुआ, 29 गुआ 5 गो हो गया 34 गो, और 34 गो और 30 गो 64 गो, कितना हो गया 64 गो। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 2 दूना 4, यानी 32 वर्ग मात्रक जो है इसका क्या निकल गया भाई, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आपको तीनों शीर्ष में से किसी एक को 1 1 कर देना है, यानी x1 y1, दूसरा को x2 y2 और तीसरा को x3 y3। आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, ऐसा नहीं कि हम इसको माने हैं तो आप भी इसी को मानिए, ठीक है। बस आपको 1 2 3 मानना ही पड़ेगा, और मानने के बाद उसके बाद फार्मूला लगाना है, फार्मूला सही होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि भाई फार्मूला पर बैठाना मान को सही है, गलत बैठाइएगा तो आंसर जो है गलत निकलेगा, ठीक है। फिर कैलकुलेशन आपको सही करना पड़ेगा, तब जो है आपका आंसर करेक्ट मिल पाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। यहाँ प्रूफ करके दिखाना है कि 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा, ये सब रूट में है, इसके बराबर प्रूफ करके दिखाना है कि 1 + cos थीटा बटे sin थीटा। चलिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS साइड को ले लेंगे और उसको तब तक बनाएंगे जब तक कि RHS वाला साइड न आ जाए। तो यहाँ सबसे पहले लेंगे LHS वाला साइड, ठीक है। LHS क्या है हमारा, तो वो है √1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा, ठीक है। ये हमारा LHS साइड है, और इसको हम तब तक बनाएंगे जब तक कि ये RHS वाला साइड ना आ जाए, यानी बराबर के दूसरे पक्ष वाला ना आ जाए। जब ये आ जाएगा तो हम छोड़ देंगे, यानी प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर करना क्या है भाई, देखिए LHS तो हम ले लिए, LHS हमारा है √1 + cos थीटा, ठीक है, बटे 1 - cos थीटा। ये सब जो है रूट के अंदर में है, ठीक है। अब यहाँ पर LHS में हम पहला स्टेप क्या चलेंगे कि हम आंसर के तरफ बढ़ते चले जाएंगे, यानी इसके तरफ बढ़ते चले जाएंगे। पहला स्टेप क्या ले, तो पहला स्टेप इस सवाल में
हमको हर परिमेयकरण करना है, हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा। इसके हर में क्या है तो 1 माइनस कॉस है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे, ठीक है, वो भी रूट के अंदर में होगा। परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण जो होगा वो रूट के अंदर ही होगा। चलिए, जब भी हर परिमेयकरण आप करते हो, अगर वहाँ दो दो संख्या दिया हुआ है तो उन दोनों संख्या के बीच का जो संबंध है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इसी को बोलते हैं हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हर परिमेयकरण तो कर दिए, तो हर परिमेयकरण करने के बाद क्या आएगा तो ऊपर ऊपर में गुना कर देंगे, नीचे नीचे में गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा गुने 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए, जब गुना करोगे आप एक ही चर में या एक ही मान में गुना करोगे तो उसका पावर जो है वो जुट जाएगा, यानी कि a गुने a करोगे तो a के पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये पूरे घर जो है 2 बार गुना में है तो पूरे घर का हम दे सकते हैं होल स्क्वायर। नीचे की बात करते हैं। नीचे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा गुने 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि दोनों के अंदर का जो संख्या है वो एक समान है। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, केवल चेंज है प्लस माइनस, तो इसको ले जाएंगे फार्मूला पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला पे। a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी बराबर क्या होता है तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए, अभी इतना के रूप में दिया हुआ है तो एक को मान लेंगे a और कॉस को मान लेंगे b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर है कॉस, तो कॉस का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर, ठीक है, पूरा पे रूट रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर का 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जैसे है वैसे रहेगा, नीचे का 1 का वर्ग करेंगे 1 के होगा, और माइनस कॉस का वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, इस सब पे जो है ना रूट लगा रहेगा, ठीक है। चलिए, अब करना क्या है, अब देखिए ऊपर का जो है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये रहबे करेगा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, स्क्वायर नीचे भी लगा है और स्क्वायर ऊपर भी लगा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। स्क्वायर को हटा दिए दोनों पर से, क्या लगी, क्योंकि हम अब घेर के दे रहे हैं स्क्वायर, घेर के स्क्वायर दे देंगे एक के बेरी, और सब पे रूट लगल रहेगा, ठीक है। यानी कि स्क्वायर ऊपर वाला के लिए भी है और नीचे भी है, तो दोनों के बदले एक के बेरी घेर के स्क्वायर दे देंगे तो काम चल जाएगा ना, बिल्कुल चलेगा काम। चलिए, अब स्क्वायर से रूट को हम काट सकते हैं, क्योंकि जब भी स्क्वायर लगा हो किसी रूट वाले संख्या पे तो स्क्वायर से वो रूट जो है ना हट जाता है, तो हमारा बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर में और नीचे में साइन थीटा। अब बताइए क्या हमारा जो LHS है, सॉरी RHS जो है 1 प्लस कॉस बट्टे साइन उतना आया कि नहीं आया, तो यही तो हमको प्रूफ करके दिखाना था, है ना, यही हमको प्रूफ करके दिखाना था, तो हम तो RHS ले आए, यानी इस सवाल का जो है प्रूफ हो गया। क्लियर है। पहले हर परिमेयकरण, फिर होल स्क्वायर ऊपर में, नीचे में फार्मूला पर सेट कर दिए हैं, उसके बाद नीचे ऊपर स्क्वायर था तो उसका पूरे के घेर के स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर से रूट कट गया, आ गया आंसर। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का कि सिद्ध करे कि टेन 9 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री बराबर कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री। ठीक है, ये भी त्रिकोणमिति से ही लिया गया क्वेश्चन है और ये भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सवाल है सिद्ध करके दिखाना है कि 10 9 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री बराबर होता है कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री। चलिए इसको बनाने के लिए हम ले लेते हैं LHS। ठीक है, LHS क्या है हमारा, तो वो है 10 9 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 27 डिग्री। ठीक है, देखिए इसमें दो पक्ष होता है, सवाल जो प्रूफ करना होता है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक बराबर के बायां साइड और एक बराबर के दाहिना साइड। दाहिना साइड वाले को हम बोलते हैं RHS और बम्मा साइड वाले को बोलते हैं LHS। ठीक है, तो जब भी आप प्रूफ करने जाते हो तो आप दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष को पकड़ो और उसको तब तक बनाओ जब तक कि उसके अगला पक्ष ना आ जाए, यानी कि LHS को पकड़ के आप तब तक बनाओ जब तक कि RHS प्रूफ ना हो जाए। दूसरा तरीका कि आप RHS को पकड़ के तब तक बनाओ जब तक कि LHS न प्रूफ हो जाए, यानी इतना आ जाएगा तो छोड़ देंगे हम। तो ये कुछ तरीका है प्रूफ करने वाले सवाल में और ये कॉमन तरीका है, लगभग हर सवाल में यही तरीका का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक तरीका और भी है, वो बहुत कम क्वेश्चन पे लागू होता है कि आप LHS को और RHS को दोनों पक्ष को ही बनाते जाओ और जहाँ पे ये दोनों पक्ष समान आ गया वहाँ पे आपका सवाल जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, लेकिन जेन्युइन तरीका ज़्यादातर क्वेश्चन में जो इस्तेमाल होता है तरीका वो ये तरीका है कि आप LHS को पकड़ो और तब तक बनाओ जब तक कि RHS वाला पक्ष प्रूफ ना हो जाए। ठीक है, चलो हम बनाते हैं इसको। यहाँ पर LHS क्या है, 10 9 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री। ठीक है, इसको हम बनाएंगे और तब तक बनाएंगे जब तक कि ये वाला पक्ष ना आ जाए। चलिए सबसे पहला स्टेप इस सवाल को बनाने के लिए क्या लेना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 10 9 डिग्री को हम ऐसे लिखेंगे जी, 10 90 डिग्री माइनस 81, 10 90 डिग्री माइनस 81 करेंगे तो 10 9 ना बचेगा, बिल्कुल बचेगा, यानी 10 90 डिग्री में से अगर 81 डिग्री कम कर देंगे तो आराम से 9 डिग्री बच जाएगा। चलिए वैसा ही यहाँ भी करेंगे, इसको हम लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 63 को हम कम करते हैं तो 27 ना बचेगा। चलिए अब एक फार्मूला आपको याद होगा, पूरक वाला। त्रिकोणमिति में एक निष्पत्तियाँ दूसरे निष्पत्तियाँ के पूरक होता है और वो पूरक के संबंध भी अलग अलग निष्पत्तियों के साथ है। जैसे साइन का संबंध है कॉस के साथ, साइन का संबंध है कॉस के साथ, ठीक है, कॉस के साथ। उसके बाद वही 10 का संबंध है कॉट के साथ, 10 का संबंध है कॉट के साथ। ठीक है, यानी 10 का संबंध है कॉट के साथ पूरक में कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, है ना। ये याद रखना है आपको। यहाँ पर देखिए 10 90 डिग्री माइनस इसको पढ़ना है थीटा, इसको पढ़ना है थीटा, यहाँ भी है 10 90 डिग्री माइनस इसको पढ़ना है थीटा। ठीक है, अब बताइए 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है कॉट थीटा। और यहाँ लिखा है 10 90 डिग्री माइनस 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ भी होगा कॉट थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम इसको कॉट में। ठीक है, कॉट थीटा, लेकिन थीटा का मान क्या है, तो 81 डिग्री है। थीटा का मान है क्या, 81 डिग्री। देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या चाहिए बदले हम कॉट थीटा में, थीटा का मान 81 है तो 81 आ जाएगा, इनटू यहाँ भी है 10 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 63 डिग्री है थीटा का मान, तो यहाँ भी हो जाएगा कॉट 63 डिग्री। ठीक है, अब इसी को आप आगे पीछे भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों गुना में हैं, तो देखिए 2 गुने 3 लिखिए चाहे 3 गुने 2 लिखिए, बात तो बराबर ना पड़ता है, इसीलिए आप आगे पीछे कर दो। यहाँ पर लिख देना है इसको कॉट 63 डिग्री इंटू में कॉट 81 डिग्री। ठीक है, यही हमारा है RHS। ये सवाल जो है ना प्रूफ हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है 100% समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करिए कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए। ये भी त्रिकोणमिति का ही सवाल है और ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करना क्या है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए, यानी इसके बराबर ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, चलिए अभी इसको क्या मानेंगे, हम मान लेंगे LHS। क्या मान लेंगे, LHS मान लेंगे। ठीक है, क्या है LHS, तो वो है सेक ए प्लस में 10a। ठीक है, सेक ए प्लस में 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है,
और इसको पकड़ के हम तब तक बनाएंगे जब तक कि RHS ये वाला पक्ष यानी cos A ना आ जाए। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं, आप लोग अस्थिर से इसको देखिए, केवल देखिए। LHS तो पकड़ लिए, तो भाई इसमें जाना क्या है, पहला स्टेप क्या लेना है, पहला स्टेप क्या लेंगे इसमें हम, देखिए यहाँ पर दोनों निष्पत्तियाँ को जब देखते हैं, इस घर के अंदर दो निष्पत्तियाँ हैं, दोनों के दोनों निष्पत्तियाँ कठिन निष्पत्तियाँ है, तो पहला स्टेप लेंगे हम सरल निष्पत्तियाँ में तोड़ने के लिए। ठीक है, देखिए भाई साइन आ कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा ही आपका सरल निष्पत्तियाँ है। बाकी ये जो टेन थीटा है, कॉट थीटा है ना, सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, ये सभी के सभी चारों के चारों निष्पत्तियाँ कठिन निष्पत्तियाँ है। तो जब ये चारों निष्पत्तियाँ आपको दिया रहेगा सवाल में, वहाँ प्रूफ करने के लिए आप निकलते हो ना, तो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है, उसको सरल निष्पत्तियाँ में लाइए। यानी कि अगर टेन थीटा लिखा हुआ है सवाल के अंदर, तो आप उसको सरल में लाइएगा, यानी कॉस और साइन के पदों में व्यक्त कीजिएगा। तो टेन को साइन कॉस के पदों में लाएंगे कैसे, तो टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, आ गया सरल में, टेन रहेगा तो इसको बदल देंगे साइन बटे कॉस में, अगर कॉट रहेगा तब बदलना है कॉस थीटा बटे साइन थीटा में। देखिए साइन कॉस में आ गया ना, चलिए अगर कॉट रहेगा कहीं पे तो उसको हम कॉस बटे साइन में चेंज कर देंगे। अगर सेक रहेगा तब क्या करेंगे, तो सेक रहेगा तो 1 कॉस लिख देंगे। ठीक है, सेक रहेगा तो 1 कॉस लिख देंगे। अरे जरूरी नहीं है कि साइन कॉस में आना चाहिए, मतलब दोनों में आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। साइन में आ गया तब भी हो गया सरल निष्पत्तियाँ में, या कॉस में आ गया तब भी हो गया वो सरल निष्पत्तियाँ में, चाहे दोनों में आ गया तब भी हो गया वो, यानी साइन और कॉस के पद में आना ही चाहिए। ठीक है, अगर कॉसेक रहता है सवाल के अंदर तब होगा 1 साइन थीटा। देखिए सब का संबंध यानी चारों का संबंध साइन कॉस के साथ है कि नहीं है, किसी न किसी रूप में, बिल्कुल है। तो पहला स्टेप क्या बनेगा कि जब भी सवाल में कठिन निष्पत्तियाँ हो तो उसको सरल निष्पत्तियाँ में हम बदलेंगे। यानी यहाँ पर सेक थीटा है तो इसको हम लाएंगे सरल निष्पत्तियाँ में, तो 1 कॉस थीटा करेंगे। ये 1 कॉस थीटा अब प्लस में टेन थीटा लिखा है तो इसको बदलेंगे साइन बटे कॉस थीटा में, साइन बटे कॉस थीटा। यहाँ ए लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ थीटा का प्रयोग नहीं किया गया है, ए का प्रयोग किया गया है, तो थीटा के जगह पर ए देना है हमको। क्लियर है, ये सब घर में रहेगा। इनटू इस पार में है 1 साइन थीटा। देखिए साइन थीटा यानी साइन ए है। यहाँ पर क्या है कि भाई इसमें तो पहले से ऑलरेडी सरल निष्पत्तियाँ में है, तो इसमें क्या सरल में लाना है, कठिन रहता तब ना हम लाते सरल में, यहाँ तो पहले सरल में है। अब इस घर में करना क्या है, तो आपको बट्टा पर का जोड़ करना है। जोड़ करने के लिए नीचे वाला का एलसीएम लेना है, तो कॉस कॉस का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए ही होगा। ठीक है, कॉस से कॉस कट गया एक बार में तो एक, माइनस कॉस से कॉस कट गया एक बार में, सॉरी प्लस यहाँ पर है, कॉस से कॉस कट गया एक बार में तो साइन इकाई साइन। ठीक है, ये सब ब्रैकेट में रहेगा। इनटू में इधर है 1 साइन ए, 1 साइन ए देना है, वैसे ही रहेगा। क्लियर है, चलिए अब करना क्या है, ये तो बट्टा के नीचे है, इसके बट्टा के नीचे एक है, ये तो 1 साइन ए जो है वो बट्टा के ऊपर पहले से है, दोनों में हो जाएगा गुना। तो गुना कैसे करेंगे, तो 1 साइन ए ऊपरे ऊपरे गुना हो जाएगा, 1 साइन ए से 1 साइन ए में गुना हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला में गुना करेंगे तो कॉस ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसे ए होगा कि नहीं होगा, कॉसे। अब देखिए 1 कॉस ए गुने 1 साइन ए, दोनों में सेम है तो सेम रहेगा, तब फार्मूला लगाइएगा a - b इंटू ए प्लस बी पर। ठीक है, a - b इंटू ए प्लस बी, a - b इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र हमको जो है प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए a हो गया हमारा 1, b हो गया साइन, तो a + b इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बोले तो साइन का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। नीचे क्या है, तो कॉस ए है। ठीक है, अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ना होगा, 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस में साइन का वर्ग है साइन स्क्वायर ए, और नीचे में कॉस ए जेना के तेना। अब देखिए ऊपर में क्या है, 1 साइन स्क्वायर ए। अब इसके बराबर क्या होता है, तो 1 साइन स्क्वायर ए के बराबर एक फार्मूला है, होता है कॉस स्क्वायर ए। याद रखिएगा 1 साइन स्क्वायर ए के बराबर क्या आता है,
कॉस स्क्वायर ए और नीचे जो है कॉस ए जेना कहते ना, ऊपर में कॉस स्क्वायर ए है माने 2 गो कॉस है और नीचे में सीधे कॉस है, तो एगो कॉस से एगो कॉस काटिएगा तो एगो कॉस ए ना बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए, यही है हमारा RHS। बताइए जितना प्रूफ करना था उतना आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। यानी कि हम RHS यानी कॉस ए जो है प्रूफ कर दिए हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या किए हैं, कठिन था सरल में लाए, बट्टा पर का जोड़ किए, ऊपर ऊपर में गुना, नीचे नीचे में गुना किए, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर सेट कर दिए फार्मूला पे, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कॉस जेना कहते ना। अब एक का वर्ग एक साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए, और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को बदल दिए हैं कॉस स्क्वायर ए में, नीचे कॉस पहले से है। ठीक है, कॉस से कॉस कट गया, इसमें 2 कॉस है तो एक कॉस बच जाएगा, यही हमारा RHS है। हो गया सवाल प्रूफ, क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो छोड़ के अभी जाइएगा नहीं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए जाते हैं तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर वाला 2 गो घन को जोड़ दिया जाता है, तो जब 2 गो घन को जोड़ दिया जाता है तो जो बनता है वो एक घनाभ बन जाता है, तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो हल्का में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए 8 सेंटीमीटर भुजा है घन का, अब यहाँ 2 गो घन है। ठीक है, अब दोनों घनों को जो है जोड़ दिया जाता है। घन जानते हैं ना, जिसकी सभी भुजा आपस में समान हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो, उसको घन कहते हैं। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला 2 गो घन को जो है जोड़ दिया गया है। ठीक है, 2 घन को जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस तरह से जो है मान लीजिए 2 घन है। ठीक है, 2 ठो घन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला 2 घन है। एक घन तो ये हो गया, ठीक है, और एक और घन है, उसको जो है ना जोड़ दिया गया है। आपको हम दिखा देते हैं पार के, देखिए एक घन हमारा ये हो गया। ठीक है, फिर एक घन है सेम आकार का, यानी 8 सेंटीमीटर भुजा उस घन का भी है। दोनों को जो है सटा दिया गया है, यानी कि इस तरह से देखिए, इस तरह से जो है इसको सटा दिया गया है। इस तरह से एक घन और पारना पड़ेगा हमको ये। ठीक है, इस तरह से जो है एक और घन है। ठीक है, इस तरह का घन है, इस तरह का देख लीजिए, ये एक और घन है। देखिए अब जो बन गया ये पूरे लंबा आकृति बन गया। तो जब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो जाए तो घनाभ बन जाएगा ना। 2 गो घन को मिलाइएगा, 2 घन को जब मिलाइएगा एक जगह तो वो जो बनेगा आकृति वो घनाभ के आकार का आकृति बनेगा। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, थोड़ा ध्यान देना है आपको। देखिए इसकी भुजा कितनी थी इस घन की, 8 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई भी था ना जी। तो सब इसका 8 था। अब देखिए ये जो नयका घन एगो जुड़ा है, इसका लंबाई भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर, इसका भी चौड़ाई कितना होगा 8 सेंटीमीटर, इसका भी ऊंचाई कितना होगा तो 8 सेंटीमीटर। यानी दोनों घन तो सेम है ना। तो दोनों घन को जब जोड़िएगा तब फर्क एक ही चीज़ पे पड़ेगा। देखिए ऊंचाई पे फर्क ना पड़ेगा, चौड़ाई पे फर्क नहीं पड़ेगा तो केवल लंबाई पे फर्क पड़ेगा। देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ इस घन की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो दोनों जुड़ जाएगा ना। अब जो ठोस बन रहा है दोनों को जोड़ने के बाद, ये ठोस बन रहा है घनाभ के आकार का, क्योंकि लंबाई इसका 8 8 16 हो गया। चौड़ाई बेशक 8 है, ऊंचाई बेशक 8 है, लेकिन लंबाई में जो वृद्धि हुआ है 8 8 जुड़ के 16 हो गया है। क्लियर है? चलिए तो इस तरह की जो आकृति है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं। पहले लिखते हैं चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि प्राप्त घनाभ का लंबाई अब जो हमें प्राप्त घनाभ हो रहा है, प्राप्त 2 गो घन है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, इसको जोड़ दिया गया है तो घनाभ बन गया है ना। तब प्राप्त घनाभ की लंबाई जो है वो है 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। 2 गो घन की लंबाई को जोड़ा गया है तो 16 सेंटीमीटर इसका हो गया लंबाई। ठीक है, तथा चौड़ाई जो है इसका वो सेम है 8 सेंटीमीटर। कितना है 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो इसका है वो भी है 8 सेंटीमीटर। कितना है 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। हमको जो निकालना है वो निकालना है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अब प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्री से हो गया पृष्ठीय और छः से हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, अब प्लस में ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। ये होता है इसका क्षेत्रफल। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है इसका 16 गुने चौड़ाई है इसका 8, तो 8 प्लस में चौड़ाई है फिर, तो चौड़ाई है इसका 8 गुने ऊंचाई है इसका 8, चौड़ाई ऊंचाई सेम है, प्लस ऊंचाई है इसका 8 लेकिन लंबाई है इसका 16, ठीक है। चलिए 2 इंटू 16 8 128 प्लस 8 हो गया 64 प्लस 16 8 128, ठीक है। चलिए 2, अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो गुना लिखेंगे 8 4 12 12 8 20 के 0 हासिल 2 गो आ 2 गो हासिल 4 गो 4 गो 2 गो 6 गो आ 6 गो 6 गो 12 गो हासिल फिर एगो 2 गो आ एगो हासिल तो 3 गो हो गया। 320 दूना 640, 320 दूना 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल है तो यही हमारा जो है सेंटीमीटर स्क्वायर 640 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी 100% समझ में आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। देखिए आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये महाभिभिया क्वेश्चन है और ये एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लैंग्वेज क्वेश्चन है, भाषा पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ढंग से हमको समझना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 2 ठो संख्या है, अब वो कौन संख्या है ये पता नहीं है हमको, लेकिन 2 ऐसा संख्या है जिनके वर्गों का अंतर करते हैं ना तो 180 आता है, और वो दोनों में से छोटी संख्या का जो वर्ग करते हैं ना वो बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर आ जाता है। माने छोटका का जो वर्ग कर देते हैं तब बड़का संख्या जो उसमें से है उसके 8 गुना के बराबर आ जाता है। तो बताइए वो संख्या कौन है, बताइए। 2 संख्या है, छोटा बड़ा 2 संख्या है, तो वो संख्या दोनों कौन सा है ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर x। मान लेते हैं 2 संख्या में से बड़ी संख्या जो है वो x है तथा छोटी संख्या जो है वो y है। छोटी संख्या जो है वो क्या है, तो छोटी संख्या हमारा y है, ठीक है। 2 संख्या हमको निकालना है, पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि दोनों संख्या में से जो बड़ी संख्या वो है हमारा x है और छोटी संख्या जो है हमारा y है, ठीक है। अब हमको मालूम चल गया है, जब मान लिए हैं तो मालूम चल गया है, ठीक है, कि भाई हमारा एक संख्या है x और एक संख्या y है, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ है 2 स्टेप बना हुआ है। पहला स्टेप है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मतलब वो जो 2 संख्या है दोनों के वर्ग करने के बाद जो अंतर करते हैं ना वो 180 आता है। यानी कि जो एक संख्या x है और एक संख्या y हमारा है, इन दोनों का जो वर्ग करके अंतर करते हैं ना तब बराबर कितना आता है, 180 आता है, ठीक है। वो जो 2 संख्या है जिसके वर्गों का अंतर वर्गों का माने वर्ग बोले तो स्क्वायर करने के बाद फिर घटाते हैं तो कितना आता है, 180 आता है। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट, पहला स्टेप आपका हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है कि यदि छोटी संख्या का वर्ग, उन दोनों संख्या में से छोटका संख्या जो है ना उसका हम वर्ग करते हैं तो वो बड़का के 8 गुना के बराबर आता है। छोटका संख्या का जो वर्ग करते हैं, छोटका संख्या कौन हमारा है इसमें, तो छोटका संख्या y है। यानी कि y का जो वर्ग करते हैं वो बड़का संख्या के 8 गुना के बराबर आता है। बड़का संख्या कौन है, x है, तो x के 8 गुना के बराबर आ जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये सवाल में लिखा हुआ है
कि इस तरह का दुगो कोई संख्या है जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है और दोनों संख्या में वर्गों का जब अंतर करते हैं तो वो 180 आता है। यह हम नहीं, सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो छोटी संख्या हम y मान लिए हैं, यानी y का वर्ग बड़ी संख्या x के 8 गुना के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। अब क्या करना है, तो लिखना है अब ये y स्क्वायर का जो मान है, y स्क्वायर का क्या मान है, तो 8x है। 8 में x से गुना करेंगे तो 8x होगा ना। तो अब ये y स्क्वायर का मान किस में डाल देंगे, तो समीकरण पहला में डाल देंगे। मान समीकरण पहला में रखने पर, ठीक है। अब ये पहला समीकरण क्या है भाई, तो पहला समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बराबर 180, ठीक है। अब इसमें जहाँ पर होगा वाई स्क्वायर वहीं पे रखना है 8x। तो यहाँ पर है वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या डाल देंगे 8x, ठीक है। क्योंकि वाई स्क्वायर का मान को हम रख रहे हैं ना, तो वाई स्क्वायर को हटाएंगे, इसके बदले 8x को बैठाएंगे बराबर 180 है। उस पार में क्या है, पहले से 180 है, उसको खींच के इस पार लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। बराबर की इस पर कुछ नहीं बचेगा तो 0 रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका गुणनखंड करते हैं, तो शुरू वाला पक्ष जेना के तेना अंतिम वाला पद ये जेना के तेना अपना चिन्ह के साथ गुना करेंगे 180 में एक्स स्क्वायर से, तो 180 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। खंडित करेंगे 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15 और 5 से 3, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 आता है। बीच में लाना है माइनस में 8 गो एक्स, तो कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान देना है। 3 तिया ही 9 गो, 9 दूना 18 गो, 5 दूना 10 गो, यानी कि 18 एक्स एगो ग्रुप बनेगा और एक बनेगा 10 गो एक्स का ग्रुप। बीच में हमको 8x लाना है, वो आराम से आ जाएगा, लेकिन माइनस में लाना है 8x, तो माइनस 18x को पहले करेंगे और प्लस में 10x को कर देंगे तो आसानी से माइनस में 8x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माइनस में 18x और प्लस में 10x, प्लस में 10x रखना है, तब जाके बीच वाला जो है माइनस 8x पुर जाएगा, ठीक है। अब 4 पद हो गया, तो 2 पद में से कॉमन लेते हैं, दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 18, x से x कट गया तो 18, अब प्लस में 10 कॉमन लेंगे, क्योंकि 10 से 10 भी कटेगा, 10 से 180 भी कटेगा, तो बचेगा x प्लस माइनस माइनस 18 दही के 180 बराबर 0, ठीक है। दोनों घर समान है तो दोनों घर के बदला एक घर x माइनस 18 और बाहर वाला है x और प्लस में 10, x प्लस 10, इसको भी एक घर में डाल देंगे बराबर 0। देखिए 0 जो है ना दोनों के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 18 के बराबर 0, x माइनस 18 के बराबर 0 है तो x प्लस 10 के बराबर भी 0 होगा, तो x प्लस 10 के बराबर भी क्या होगा 0 होगा। अगर यहाँ x का मान निकालते हैं 18 को ढकेलेंगे माइनस में है तब प्लस में, इधर x का मान निकालेंगे तो 10 को ढकेलेंगे तब प्लस में है तब माइनस में, ठीक है। अब बताइए x का मान 2 गो निकला, एगो प्लस में 18 एगो माइनस में 10, तब माइनस में संख्या थोड़ी ना होगा जी, इसको कर देंगे हम अमान्य, ये हमारा आंसर मान्य नहीं है, ठीक है। यानी हमारा पहला संख्या जो होगा x का मान 18, तो x हम किसको माने थे, बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या निकल गया 18। अब इसी x के मान को दोनों में से किसी भी समीकरण में डाल देंगे तो y का मान निकल जाएगा। चलिए हम इसमें डाल देते हैं, x के मान को डाल देते हैं, इसको हम मान लेते हैं ना होता है तो समीकरण सेकेंड, ठीक है। और इसको हम x के मान को समीकरण सेकेंड में रख देते हैं, तो लिखेंगे अब x का जो मान निकाले हैं इसको समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है। सेकेंड समीकरण हमारा है y के पावर 2 बराबर 8 गुने x, यही है ना। तो y के पावर 2 जेना कहते हैं ना, 8 गुने x का मान 18, x का मान 18, x के मान रखे हैं तो x का मान 18। अब देखिए y स्क्वायर बराबर 18 थे 144, इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तब प्लस माइनस में रूट चढ़ेगा 144 पे, तो y का मान हो जाएगा प्लस माइनस में 144 का वर्गमूल निकालेंगे तब 12 हो जाएगा, यानी y का मान 2 गो निकला, एगो 12 में मतलब एगो प्लस में 12 एगो माइनस में 12। तो जो भी माइनस में आंसर आ रहा है उसको क्या कर देंगे, तो उसको कर देंगे अमान्य। भाई तू मान्य नहीं है, हम केवल प्लस वाले संख्या को लेके
चल रहे हैं, इसीलिए तुमको हम नहीं लेंगे। तो प्लस वाले 12 को ले लिए, y का मान निकल गया 12, x का मान निकल गया 18, यानी x माने थे बड़ी संख्या, तो यहाँ लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर, अतः बड़ी संख्या किसको माने थे, तो x को, तो x का मान कितना आया 18, तथा छोटी संख्या किसको माने थे, तो y को माने थे, तो y का मान कितना निकल गया 12, यानी इस सवाल का आंसर हमारा है 18 और 12। देखिए सवाल में लिखा था दोनों के वर्गों का अंतर 180 है, तो क्या आ रहा है 180, देखिए तो 18 का वर्ग और 12 का वर्ग, दोनों के वर्गों का अंतर आ रहा है 180। 18 का वर्ग करते हैं, 18 × 144, 18 के 18 गो 14 गो 18 4 22 10 32 324, अब 12 का वर्ग आता है 144, घटाइए तो जी आता है पूरा 0 8 और ये 180 आ रहा है ना, इसके वर्गों का अंतर, दोनों संख्या के वर्ग करके और फिर अंतर करते हैं तो आराम से आ रहा है 180 आ रहा है ना। और फिर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना आ रहा है, छोटी संख्या हमारा क्या है 12 है, तो 12 का वर्ग बड़ी संख्या 18 के 8 गुना आ रहा है, 8 गुना के बराबर आ रहा है। देखिए तो 12 का वर्ग 144, 18 8 144 आ रहा है ना, इसका मतलब ये जो हम निकाले हैं 18, 12 ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ये वीडियो बन रहा है और बहुत तरह से क्वेश्चन मैं निकाल के आप लोगों के लिए लाया हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, यहाँ पर प्रायिकता होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता एक इक्का हो। देखिए ये प्रायिकता से क्वेश्चन है और प्रायिकता से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, और खासकर ये ताश वाला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछ चुका है, तो इस पर तो बात करना मतलब बात करने का तो बहुत बनता है, लेकिन इस पर बात करेंगे नहीं, केवल एक शब्द बोलेंगे आपके लिए कि भाई ये क्वेश्चन जो है रामबाण काम करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मतलब क्या बोले, एक बात को एक ही बात में कितना बार बोले हम, हमारे इस वीडियो का ये पूरे बैच ही है, जितना जो इस मतलब इस बैच का जितना वीडियो आएगा वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसका एक एक क्वेश्चन जो है वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भाई इम्पोर्टेंट नहीं होगा पढ़ाएंगे नहीं, क्या बोले थे कि पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में आएगा, उसको हम पढ़ाई नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये वीडियो मतलब इस वीडियो का ये क्वेश्चन आखिरी होगा, तो इसको थोड़ा पेशेंस रख के समझ लीजिए। अगर आप एक क्वेश्चन समझते हो, दूसरा क्वेश्चन आप खुद भी डील कर पाओगे। सवाल है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की, ताश देखते हैं ना, ताश देखे हैं, ताश नहीं देखे तो समझिए, ताश जो होता है ताश, उस ताश में पूरे 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, 52 पत्ते में से देखिए ताश के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, 52 पत्ते होते हैं। अब इस 52 पत्ता में से पूरे 2 भाग में बटा होता है, 26 और 26। ठीक है, 26 को पत्ता होता है लाल कलर का और 26 को पत्ता होता है काला कलर का। ठीक है, काला कलर का होता है, उतना डिटेल हम नहीं बताएंगे इसमें आपको। ठीक है, अगर देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, ताश वाला पूरा हमने प्रायिकता का जो है सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें आपको इसका डिटेलिंग जो है मिल जाएगा। 26 को जो लाल होता है उसमें से 13 को होता है अलग कलर का, मतलब कलर वही लाले रहता है, लेकिन 13 को होता है ईंट का। ठीक है, और 13 को जो होता है वो होता है पान का। ठीक है, फिर 13 को होता है इधर 26 को जो काला वाला है इसमें 13 को होता है हुकुम का पत्ता होता है, और 13 को जो होता है वो होता है चीरी का पत्ता। ठीक है, चलिए और देखिए 13 को में पत्ता होता है इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंचा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। ठीक है, जे, क्यू और के। ठीक है, अब इस सब को क्या बोलते हैं वो हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि यही 13 पत्ता जो है चारों ग्रुप में रहेगा, माने इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, जे, क्यू, के। ये 13 पत्ता जो है ना ईंट वाला ग्रुप में लिखे हैं, वही पान वाला ग्रुप में भी रहेगा 13 को, वही 13 को पत्ता हुकुम वाला ग्रुप में भी रहेगा, और वही 13 पत्ता चीरी वाला ग्रुप में भी रहेगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एक पत्ता पूरे ताश में कितने होते हैं, तो 4 गो होते हैं। यानी इक्का की बात करते क्या गो होता है, तो चारों ग्रुप में होता है एक गो, 4 गो होता है। दुग्गी क्या गो होता है, तो 4 गो होता है, 4 ग्रुप में एक गो। तिग्गी क्या गो होता है, तो वो 4 गो होता है, 4 ग्रुप में एक एक होता है। ठीक है, चलिए बात यहाँ पर चल रही है कि एगो ताश की गड्डी है 52 पत्ता का। ठीक है, उसको मिलाकर जो है उसमें से ऐसे पत्ती को छांट कर
माने पूरे उसी में से मिला हुआ है, उसी को छिड़िया कर जो है एक पत्ता बिना देखे हुए उसमें से खींचा जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो निकाला गया पत्ता एगो इक्का निकल जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं और यहाँ लिखेंगे चूँकि कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या जिसको हम NS से सूचित करते हैं वो कितने हो जाएंगे। देखिए सिलेक्शन हम कितना में से कर रहे हैं वही हमारा होता है कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो हम पूरे 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता बिना देखे हुए हम निकाल रहे हैं, तो वही 52 होगा। सिलेक्शन हम पूरे 52 में से कर रहे हैं ना, तो वही 52 होगा हमारा कुल संभावित परिणामों की संख्या। यानी NS का मान कितना हो जाएगा, तो वो होगा 52, क्योंकि 52 में से हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तब 52 होगा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, अब जो है बात हो रही है किसके प्रायिकता निकलने की, तो बात हो रही है कि निकाला गया पत्ता एगो इक्का निकल जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो आपको देखना यह है कि 52 पत्तों में पूरे इक्का क्या एगो होता है, इक्का निकलने की बात हो रही है ना, कि निकाला गया पत्ता एगो इक्का हो जाए। किसी कलर का नहीं कह रहा है कि लाल कलर का इक्का हो जाए, काला कलर का इक्का हो जाए, ईंट का इक्का हो जाए, पान का इक्का हो जाए, हुक्म का इक्का हो जाए, चिड़ी का इक्का हो जाए, ऐसा सवाल में नहीं लिखा हुआ है। सीधे लिखा है कि एगो इक्का हो जाए। तो पूरे ताश में यानी 52 पत्तों की जो गड्डी होती है ताश की, उसमें इक्का क्या गो होता है, तो इक्का टोटल 4 गो होता है। ठीक है, एगो ईंट वाला ग्रुप में, एगो पान वाला ग्रुप में, एगो हुक्म वाला ग्रुप में और एगो चिड़ी वाला ग्रुप में होता है इक्का। ठीक है, यानी कि लाल कलर का ईंट और पान, तो 2 गो होता है लाल कलर का और 2 गो होता है काला कलर बड़ा में इक्का। और टोटल पूछेगा इक्का क्या गो होता है, तो वो होता है 4 गो। ठीक है, तो वही तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता सीधे एगो इक्का हो। ऐसा नहीं कर रहा है कि लाल कलर का इक्का हो, चाहे काला कलर का इक्का हो, चाहे चिड़ी का ईंट का, ऐसा नहीं कुछ कर रहा है। ठीक है, सीधे कह रहा है कि निकाला गया पत्ता जो है वो सीधे एगो इक्का हो। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो बताइए पूरे 52 पत्ते में इक्का क्या गो होता है, तो 4 गो होता है। इक्का सीधे पूछेगा तो 4 गो होता है, तो उसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता जो है वो ई है। मान लेते हैं कि प्रायिकता उसका ई है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितने बन सकते हैं, तो ई के अनुकूल कुल कितने परिणाम बन सकते हैं, 4 गो, क्योंकि 4 गो इक्का है तो चारों में से कौन एगो आ सकता है ना। इसीलिए परिणामों की संख्या हो जाएगा NE बराबर कितने हो जाएंगे, तो 4 गो, क्योंकि 4 इक्का है तो 4 गो हो जाएगा। सिलेक्शन कितना में से कर रहे हैं, तो 52 में से, तो NS हो जाएगा 52। और जो निकाल रहे हैं जिसकी निकलने की प्रायिकता पूछ रहा है वो कितनी है, तो 4 गो, इसीलिए NE हो जाएगा 4 गो। ठीक है, तो इसके प्रायिकता को हम क्या चीज़ से करेंगे, सूचित PE से। तो PE बराबर हो जाएगा NE बट्टे NS प्रायिकता। ठीक है, PE बराबर NE बटे NS, ये फार्मूला हो गया। NE का मान कितना है, तो 4 है, और नीचे में NS का मान कितना है, तो वो है 52। ठीक है, अब यहाँ काटेंगे, 1 4 का 4 और 13 चौका 52, यानी 1/13 हो जाएगा इसका आंसर। कितना होगा, 1/13, 1/13 इसका जो है ना आंसर हो जाएगा। यही हमारा है आंसर। ठीक है, 1/13, क्योंकि जितना में से हम सिलेक्शन करते हैं वो बट्टा के नीचे आता है, और जिसके आने की प्रायिकता पूछ रहा है वो बट्टा के ऊपर होता है। जितना में से सिलेक्शन होता है, प्रायिकता का ये नियम है भाई। प्रायिकता जब हम पढ़ाएंगे ना, स्पेशल एगो प्रायिकता की वीडियो लेकर आएंगे जिसमें ताश पासा सिक्का, बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिएगा समझिएगा उसको, तो आप जो है मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, मिजाज हरीर हो जाएगा, ऐसा वीडियो है वो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन उसमें मिलेगा और ऐसा चीज़ है उसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो स्पेशल आएगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके हमको बताइए, तो मैं इसका एक सेपरेट स्पेशल वीडियो बनाऊँगा प्रायिकता का, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे मैं आपको कराऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज ये पहला क्वेश्चन है,
समानांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 डैश 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 का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए। ठीक है, समानांतर श्रेणी है 8 3 माइनस 2 और डैश डैश डैश, यानी कि ये आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। इसके प्रथम 22 पदों का योगफल जो है निकालना है हमको। ठीक है, चलिए, ये बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 8 3 माइनस 2 और इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है और इसके प्रथम 22 पदों तक का जो है योगफल हमको निकालना है। तो इसमें जो पहला पद हो जाएगा AP का वो हो जाएगा हमारा A 8। ठीक है, पहला पद हो जाएगा 8। ठीक है, और D जो होगा D वो होता है A2 माइनस A1, यानी D निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे हम A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान है 3 माइनस A1 का मान है 8। ठीक है, यानी कि ये पहला पद हो गया जिसको हम A या A1 से सूचित करते हैं और ये दूसरा पद हो गया जिसको हम A2 से करते हैं सूचित। ठीक है, तो -8 में से +3 गया तो -5, यानी D का मान निकल गया -5। 22 पदों तक का योग हमको निकालना है, यानी N का मान हो जाएगा इसमें 22। N का मान जो होगा वो हो जाएगा इसमें 22। ठीक है, और 22 पदों का योग निकालना है तो 22 पदों के योग को हम SN से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी S22 से सूचित करते हैं क्योंकि N का मान हमारा हो जाएगा 22। कितने पदों का योग निकालना है ये चीज़ दिया हुआ है कि भाई 22 पदों का योग निकालना है, तो S22 का मान हमको निकालना है। तो सूत्र बनता है योग निकालने के लिए N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये योग निकालने के लिए सूत्र बनता है। कितने पदों तक का योग हमको निकालना है, तो ये AP 8 3 माइनस 2 और इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो इसके प्रथम यानी शुरू से 22 पदों तक का योगफल निकालना है, जोड़ के बताना है। ठीक है, N का मान हमारा हो जाएगा 22। ठीक है, बट्टा 2 इंटू 2 गुने A का मान हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस N है, N का मान हमारा हो जाएगा 22। ठीक है, -1 इंटू D का मान हम निकाले हैं -5। ठीक है, देखिए 22/2 इंटू 8 गुना हो जाएगा 16 प्लस 22 में से 1 गया तो 21 गुना में -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले गुना कर लेते हैं। देखिए ये 22/2 जैसे है जैसे रहेगा, इंटू में है 16 प्लस माइनस -21 पंचे 105। ठीक है, चलिए काटेंगे इसको तो ये 11 बार में कट जाएगा। गुना करेंगे -105 में से +16 को हम घटाएंगे। 5 में से 6 नहीं घटेगा, 5 चलेंगे 15 में से 6 गया तो 9 और ये 9 में से गया तो 8, यानी कि 89 बचेगा माइनस में। अब गुना कर देंगे 11 से, 11 नमा 99। ठीक है, हासिल हो जाएगा 9, 11 × 88, 88 और 9 जो हो जाएगा वो 97 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 979 जो है इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आपका ये सवाल जो है क्लियर हो गया। समानांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 इसके प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/4 πr²। ठीक है, ये है चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला है। ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/4 πr²। ठीक है, इसमें मेन है r का मान। r का मान हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सवाल में r का मान दिया नहीं है। r बोलते हैं त्रिज्या को, यहाँ त्रिज्या दिया हुआ नहीं है। परिधि दिया हुआ है वृत्त की 22 सेंटीमीटर। तो परिधि के इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसका त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर हम इस सूत्र पे सेट करके जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे चूंकि वृत्त का परिमाप दिया हुआ है, यानी परिधि जो है दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है। यहाँ पर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7। ठीक है, r का मान पता नहीं है, बराबर 22 सेंटीमीटर। तो r का मान हो जाएगा 22 जैसे कि तैसे, 7 बटा के नीचे है तो चला जाएगा गुना में,
2 गुने 22 आ जाएगा बट्टा के नीचे, 2 गुने 22 आ जाएगा बट्टा के नीचे, 22 से 22 काट देंगे तो r का मान जो हो गया वो 7/2। ठीक है, r का मान कितना निकल गया 7/2, यानी त्रिज्या हम निकाल लिए हैं वृत्त की। अब हमको इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, चलिए 1/4 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7। ठीक है, और r का स्क्वायर है तो 7/2 r का मान निकाले हैं, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 7/2 गुने 7/2। ठीक है, 7 से 7 ये काट देंगे, 11 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, सॉरी 2 से काटेंगे 11 बार में कटेगा, 2 दूना 4, 11 7 हो जाएगा 77/2 दूना 4, 4 दूना 8, नीचे में हो जाएगा 8, ऊपर में हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सवाल का जो है आंसर यही है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था, वो निकाल लिए हम। परिधि दिया हुआ था तो पहले हम इसका त्रिज्या निकाले हैं परिधि से। ठीक है, तब इसका हम क्षेत्रफल निकाले हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, है ना, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम सवाल है ये। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा ज्ञात करें एवं उससे यानी कि मौसा की सहायता से उनका लौसा भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा जो है हल्का जो है घुमाया गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा तो निकालना है, लेकिन मौसा की सहायता से हमको लौसा निकालना है। ऐसा नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही मौसा और लौसा निकालना है। ठीक है, केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको मौसा निकालना है, फिर मौसा निकालने के बाद मौसा की सहायता से लौसा यानी कि एलसीएम हमको निकालना है। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आ चुका है आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा कैसे घुमाया है क्वेश्चन को, और घुमाया है तो ये बनेगा कैसे, ये मेन ये समझना है। चलिए देखिए हल लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर संख्या क्या क्या दिया है, पहली संख्या दिया है 96 दिया है, तो एक संख्या हमारा है 96 और दूसरा संख्या हमारा है 404 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पहले 96 को जो है तोड़ेंगे, 96 को तोड़ेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको निकालना है पहले इसका मौसा। तो 96 को हम यहाँ तोड़ लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि कर लेंगे। ठीक है, 2 से 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, 2 से फिर तोड़ेंगे 24, 2 से तोड़ेंगे 12, 2 से तोड़ेंगे 6, 2 से तोड़ेंगे 3। ठीक है, 3 मरतबे टूट गया। अब 404 को तोड़ेंगे, यहाँ पे हम 404 को 2 से तोड़ेंगे 2 0 2, फिर 2 से तोड़ेंगे 1 0 1। ठीक है, तोड़ दिए हम। अब देखिए क्या करना है, जिसका टूटा हुआ भाग है उसके सामने में हम लिख देंगे 96 को तोड़े हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 5 को 2 आया है और 1 3 आया है। ठीक है, और 404 को तोड़े हैं तो 2 गुने 101 आया है। ठीक है, दोनों संख्या को हम तोड़ लिए। अब इन दोनों का HCF पहले यानी कि मौसा निकालना है, तो लिखेंगे अतः 96 तथा 404 का मौसा बराबर। देखिए मौसा निकालने के लिए करना क्या है कि दोनों का जो टूटा हुआ भाग है उसमें से हम मैच करेंगे, मिलाएंगे कि दोनों में कौन कौन से संख्या मिल रहा है, उसको हम लिख लेंगे यहाँ यानी कि मौसा वाला ग्रुप में। ठीक है, 1 2 मिल गया, फिर एक उनको 2 मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे, यानी कि HCF जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, तो इन दोनों संख्या का HCF कितना निकल गया, 4 निकल गया, यानी कि मौसा निकल गया 4। ठीक है, अब LCM निकालना है, वो भी मौसा की सहायता से। देखिए मौसा कैसे हेल्प करेगा LCM निकालने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः LCM बोले तो लौसा बराबर। लौसा निकालने के लिए एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा HCF, ये फार्मूला है, यानी कि मौसा बट्टा के नीचे आएगा LCM निकालने के लिए। जब दोनों संख्या पता हो और HCF पता हो तब LCM के लिए फार्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वही कह रहा है। देखिए पहली संख्या हमारा है
96, ठीक है, गुना दूसरी संख्या हमारा है 404, ठीक है, नीचे में मौसा यानी कि HCF, तो HCF कितना निकाले हैं दोनों का 4, तो 4 दे देंगे नीचे में। अभी 4 से काटेंगे इसको हम 14 चौका 96, 14 चौका 96, 14 बार में काट देंगे। अब 14 से गुना करेंगे 404 में, 14 चौक सॉरी 4 से काटेंगे 96 को, देखिए 4 से काटेंगे 96 को, ठीक है, 4 से काटेंगे 96 को तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24 बार में कटेगा। काटने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 4 से काटेंगे 26 को, 24 बार में कटेगा। अब इस 24 से गुना करना है 404 को, ठीक है, 24 से गुना करना है 404 में। देखिए 4 चौका 16, 1, 4 चौका 16, फिर 4 दूना 8, 0, 4 दूना 8, 6, 8 1 9, 6 8 1 9, यानी कि 9696 जो है इसका आंसर हो जाएगा LCM का, ठीक है। LCM का उत्तर कितना होगा 9696। क्लियर है। देखिए पहले इसका LCM निकाले हैं, माने HCF निकाले हैं, फिर उसका LCM के लिए जो है यहाँ पे प्रक्रिया किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 15 cot A का मान दिया हुआ है 8, हमको निकालना है sin A और sec A का मान। चलिए इसको हल करते हैं। पहले लिखेंगे चूंकि 15 cot A बराबर 8, ठीक है, तो cot A का मान हम पहले निकाल लेते हैं। 8 जैसे के तैसे रहेगा, उधर 15 गुना में है cot के साथ, इधर आएगा बट्टा के नीचे, ठीक है। अब देखिए cot के साथ जो है त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण, इन 3 भुजा में से 2 भुजा के साथ ही इसका संबंध है cot का। किसी किसके संबंध है साथ, तो आधार बट्टे लंब के साथ जो है इसका संबंध है cot का, ठीक है। बराबर हो जाएगा 8/15, 8/15 हो जाएगा यहाँ पे 8/15, यानी कि आधार का मान हो गया 8 और लंब का मान हो गया 15, ठीक है। इसीलिए हमको निकालना है किसका मान, कर्ण। कर्ण जो है मिस है इसमें से, तो पहले मिसिंग मान जो है निकाल लेंगे कर्ण का मान, ठीक है। कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र है √, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान जो हो जाए, लंब जो है वो लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ आधार, आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर। देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा, ठीक है, जोड़ 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 9, 6 2 8 1 9, ठीक है, सॉरी 8 ही होगा यहाँ पे, 6 2 8 और 2 के 2, 289 हुआ। 289 का वर्गमूल होता है 17, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, ठीक है। चलिए तो लंब और आधार दिया हुआ था 8/15, यानी जिसमें आधार हो गया हमारा 8 और लंब हो गया हमारा 15, ठीक है। तो कर्ण मिस था, तो पहले मिसिंग वाला भुजा हम निकाल लिए। अब हमको निकालना है sin A और sec A का मान। देखिए ऐसा सवाल आपको जितने भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे उन सभी में एक निष्पत्तिया के साथ दिया रहेगा मान, एक निष्पत्तिया का मान दिया रहेगा, बाकी अन्य निष्पत्तिया का जो है मान निकालने के लिए आपको कहा जाएगा। तो हर एक निष्पत्तिया का संबंध जो है समकोण त्रिभुज के 3 भुजा में से 2 भुजा के साथ है, 3 भुजा में से 2 भुजा के साथ है हर एक निष्पत्तिया के संबंध, ठीक है। जैसे यहाँ cot था, तो cot का संबंध आधार और लंब के साथ है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लंब, आधार और कर्ण, तो इसके आधार और लंब के साथ है संबंध cot का। तो आधार और लंब का मान तो हमको दिया हुआ है, बस निकालना है किसका मान, कर्ण का। तो जो पहले भुजा गायब रहेगा, यानी कि जो भुजा नहीं दिया हुआ है उस भुजा को हमको निकाल लेना है फार्मूला पे सेट करके। और जब तीनों भुजा पता हो जाएगा उसके बाद ही जो निकालना है उसको हम निकालने के लिए बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना है sin A का मान। तो यहाँ लिखेंगे sin A बराबर लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। चलिए तो लंब का मान हमारा हो जाएगा 15 बट्टा कर्ण का मान हमारा हो जाएगा 17, यानी 15/17 जो है ये हमारा आंसर है। देखिए बोले हैं ना हर एक निष्पत्तिया के साथ समकोण त्रिभुज के 3 भुजा में से 2 भुजा का संबंध है। तो यहाँ साइन का संबंध है लंब और कर्ण के साथ, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान हो गया हमारा 15 और कर्ण का मान हो गया 17, 15/17। यहाँ लिखेंगे पुनः
ठीक है। अगला हमारा है सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है, सेक का संबंध है समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार के साथ। यहाँ लिखेंगे कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। समकोण सेक बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण का मान 17 है और आधार का मान 8 है, तो 17/8 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और ये ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में लिख लीजिए कहीं पे आप कि आता ही आता है और आपके एग्जाम में भी पूछा ही जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा VVI है और हर साल, लगभग हर साल एग्जाम में पूछता है, तो इस साल भी इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो वीडियो में बने रहिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला सवाल जो है वो है बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दूरी सूत्र पर दूरी सूत्र से संबंधित ये सवाल है और ये सवाल भी आपके एग्जाम में हर एक साल आता है, हर एक साल पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिस ईयर में ये सवाल पूछा नहीं है, हर एक साल ये क्वेश्चन आता है। तो लिख लीजिए कहीं पे कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो दूरी सूत्र से संबंधित सवाल है दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु का निर्देशांक है 2,3 और एक का निर्देशांक है 4,1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको डिफाइन करना है, यानी कि निकालना है, ठीक है। इस तरह से दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, एक का निर्देशांक है 2,3 और एक का निर्देशांक है 4,1। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी वो हमको निकालना है। देखिए, हर एक बिंदु के निर्देशांक में पहला मान जो होता है वो x का होता है, दूसरा मान जो होता है वो y का होता है। तो x y यहाँ भी होगा और x y यहाँ भी होगा, तो दोनों जगह x y है, इसीलिए किसी एक जगह के x y को हम x1 y1 कर देंगे और दूसरी जगह के x y को हम कर देंगे x2 y2, ठीक है। वही यहाँ पर करने जा रहे हैं। पहले लिखेंगे हल, ठीक है। और हल में करेंगे क्या, बिंदु कौन कौन से हैं, तो बिंदु है, देखिए बिंदु है 2,3 तथा 4,1। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। बोले हैं ना, किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहला मान जो होता है वो x का होता है, दो मान दिया रहेगा, तो जो पहला मान जो होगा वो x का होगा, दूसरा मान जो होगा वो y का हो जाएगा। तो एक हो गया मान लेंगे x1, ठीक है, y1, और एक को मान लेंगे x2 और y2, ठीक है। चलिए, पहला वाला को मान लेते हैं x1 y1, तो x1 2 हो गया, y1 इसमें 3 हो गया, x2 हमारा 4 हो गया और y2 हमारा 1 हो गया, ठीक है। इसीलिए अब लिखेंगे, इसीलिए दूरी बराबर, यानी कि दूरी सूत्र पर निकालना है दोनों बिंदु के बीच की दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला आता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, √x1 का मान जो है वो है 2 माइनस x2 का मान जो है वो हमारा 4 है, तो 2 - 4 का स्क्वायर जोड़ y1 का मान 3 है माइनस y2 का मान है 1, तो 3 - 1 का स्क्वायर। अब देखिए, -4 में से +2 गया तो -2 का स्क्वायर, प्लस में 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4, क्योंकि स्क्वायर से माइनस जो है हट जाता है। अब प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 4 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2, क्योंकि वर्गमूल सीधा इसका आने वाला नहीं है, इसीलिए 8 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा। रूट के अंदर अगर 8 को तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर आ जाएगा और 1 का साथी नहीं मिलेगा तो उसको हम अंदर ही रखेंगे, यानी कि √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। 2√2 इकाई जो है इस सवाल का आंसर है, यानी कि ये दूरी निकाल ली है हम दोनों बिंदुओं की बीच की। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही चुटपुटिया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सीधे देखकर ही जवाब दे सकते हो, ज़्यादा इस पर टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो छोटा क्वेश्चन लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर साल जो है लगभग इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सब्जेक्टिव में नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव में तो आना तय है इसका, है ना। इसीलिए इसको समझना जो है जरूरी है। सवाल दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है। 7/80 एक परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या फिर अशांत है। तो देखिए, परिमेय संख्या अगर दिया रहेगा और शांत अशांत पूछेगा ना आपसे,
तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी बटा के नीचे का संख्या होगा उसको तोड़ देना है आपको। यानी कि जो भी परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या के बटा के नीचे का जो संख्या होगा ना उसको तोड़ देना है, ठीक है। तोड़ने के बाद आपको देखना ये है कि केवल 2 आ रहा है। तोड़ने के बाद देखना ये है कि केवल 2 आ रहा है या फिर केवल 5 आ रहा है या फिर 2 और 5 दोनों आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहा है, ठीक है। अगर इस तरह का आ रहा है, खाली 2 आ रहा है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी खाली 2 ही आ रहा है नीचे में तोड़ने पर, तो शांत होगा, ठीक है। याद रखिएगा जो बात हम लिख रहे हैं आप, ठीक है। अगर मान लीजिए केवल 5 आ गया तो केवल 5 आएगा फिर भी शांत होगा, ठीक है। केवल 5 आएगा फिर भी ये शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा ना वो शांत होगा। और केवल 2 और 5 आएगा, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, दोनों मिलाकर आ रहा है, तो भी ये क्या होगा, शांत ही होगा। लेकिन 2 5 के अलावा कोई तीसरा आ गया तो फिर उसका दशमलव प्रसार जो है ना अशांत हो जाएगा। यानी 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है और तीसरा कोई और घुस गया उसमें, जैसे 3 घुस गया, 7 घुस गया, है ना, दूसरा कोई अलग संख्या जो है घुसेगा जब ये नीचे में, यानी अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, बट्टा के नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 5 के अलावा कोई तीसरा आ गया तो समझिएगा उसका दशमलव प्रसार अशांत है। यही मेन तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका यही है शांत और अशांत के पकड़ने का। सबसे पहले करना क्या है आपको, बट्टा के नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है, यानी कि तोड़ देना है। और तोड़ने के बाद देखना ये है आपको कि क्या केवल 2 आ रहा है। अगर केवल 2 आएगा तो बोल दीजिएगा शांत है, चाहे देखिएगा केवल 5 ही आ रहा है, केवल 5 आएगा तो भी बोल दीजिएगा शांत है। अगर मान लीजिए दोनों में से नहीं आ रहा है, 2 और 5 दोनों साथ में आ रहा है, तो 2 और 5 साथ ही आएगा तो ये बोल दीजिएगा कि वो शांत है। लेकिन अगर 2 5 आ रहा है और साथ में तीसरा आ रहा है, चाहे 2 5 के अलावा कोई दूसरा आ रहा है, खाली दूसरा आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। केवल 2 5 आना चाहिए, 2 5 के अलावा कुछ भी आए तो उसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा वो अशांत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको हम बनाकर हमको बताना है कि भाई इसका 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या फिर अशांत है। देखिए लिखेंगे, चूंकि पहले इसको हल कर लेते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे 7/80 है सवाल हमारा। तो देखिए नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करना है, बोले है ना, नीचे वाला क्या है 80, तो 80 को हम तोड़ेंगे, 2 से 40 बार में टूटेगा, 2 से 20 बार में टूटेगा, 2 से 10 बार में टूटेगा, 2 से 5, ठीक है। यानी कि लिखेंगे हम नीचे वाले को तोड़ने पर क्या क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है। 2 नंबर का सवाल है इसीलिए मैं आपको इतना बनाकर दिखा रहा हूँ। अगर ये 1 नंबर में आता तो यहीं से देख के हम कह देते कि भाई इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। क्यों, क्योंकि देखिए यहीं से देखने में चल रहा है पता कि 80, इसके नीचे वाला क्या है 80 है। जब 80 का हम गुणनखंड किए हैं तो केवल 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है, 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है ना, हो गया, बस इतना मतलब है, ठीक है। तो 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई तीसरा ना है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हम सीधे बोल देते कि शांत है, सीधे बोल देते कि शांत है इसका दशमलव प्रसार, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता तब। लेकिन ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेलिंग बता रहा हूँ, ठीक है। और 2 नंबर में भी आता है, इसीलिए इतना डिटेल से जो है लिखना पड़ेगा आपको। ये तो रफ हो गया, इधर आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। 2 इसमें आ रहा है 4 गो, तो यहाँ लिखिएगा 2 के पावर कितना 4, और 5 आ रहा है 1 गो, तो 5 के पावर नहीं देंगे कुछ तो 1 रहेगा ना। चलिए इतना करके छोड़ देना है। अब बताइए क्या इसके बट्टा के नीचे वाले को तोड़ने पर 2 5 आ रहा है ना, 2 आता केवल तब भी शांत होता, केवल 5 आता तब भी शांत होता। यहाँ 2 और 5 दोनों आ रहा है तो भी ये क्या होगा, शांत ही होगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ हिंदी लिखना पड़ेगा, लिखेंगे चूँकि इसका हर जो है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है। जब ये इस रूप का होगा, यानी 2 और 5 ही आ रहा है इसके हर में, यहाँ पर m n क्या है, तो m n जो है प्राकृत संख्या है, ठीक है, या पूर्ण संख्या भी कह सकते हो m और n को, ठीक है। तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार वो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। किस आवृत्ति का, शांत आवृत्ति का। क्यों, क्योंकि जब इसके हर को तोड़ते हैं तो तोड़ने के क्रम में केवल 2 और 5 ही आ रहा है, और केवल 2 5 आएगा तो हम समझ जाएंगे कि उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है।
क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चुटपुटिया क्वेश्चन है, छोटा है, इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में। 1 नंबर में आएगा तो इतना डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, केवल नीचे वाले को तोड़ लीजिएगा रफ में, 2 5 दिख रहा है मार दीजिएगा शांत है, केवल 2 दिख रहा है शांत मार दीजिएगा, 5 दिख रहा है तो भी शांत मार दीजिएगा, 2 5 के अलावा कोई तीसरा आएगा तो फिर वो अशांत हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है क्वेश्चन 2 नंबर में, ऐसे अचंभा होने की बात नहीं है कि नहीं आता है। ज़्यादा सोचिए नहीं कि भाई इतना ईजी सवाल 2 नंबर में कैसे आता है, तो आता है 2 नंबर में। ठीक है, चलिए, तो 2 नंबर में आएगा तो इस तरह से आपको जो है पूरा बनाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 2 त्रिभुजों के समरूप होने के प्रतिबंध को लिखिए। कि 2 त्रिभुज समरूप किन किन प्रतिबंध से जो है हो सकते हैं, यानी किन किन नियमों के आधार पे 2 त्रिभुज या 2 बहुभुज भी कह लीजिए, माने त्रिभुज के अलावा चतुर्भुज या फिर पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज है ना, बहुभुज सीधे कर दीजिए, त्रिभुज या बहुभुज, 2 त्रिभुज या बहुभुज किन किन नियमों के आधार पर समरूप हो सकते हैं, उन नियमों को लिखना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में आ चुका है, तो हल्का में नहीं लीजिए, इस क्वेश्चन को आ चुका है तो इंपॉर्टेंट है, और इस पर जो है क्वेश्चन भी बनते हैं सब्जेक्टिव में। अगर आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि क्वेश्चन नहीं भी आता है आपके एग्जाम में, फिर भी इससे जुड़े हुए सवाल जो है आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये नियम भी वैसे आपको जानना जरूरी है। तो देखिए 2 त्रिभुज समरूप कितने शर्तों पर होता है और ये कौन कौन से शर्त है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है, तो 2 त्रिभुज हम यहाँ पर ले लेते हैं। दो त्रिभुज ले लिए हम। देखिए 2 त्रिभुज ले लिए हैं। एक त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए, बी और सी, और एक का नाम रखते हैं डी, ई और एफ। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, लेकिन किन शर्तों के आधार पे होगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे आंसर में, यहाँ आंसर लिखना है। देखिए दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि, पहला पॉइंट देखिए, पहला नियम है, 2 नियम है इसके। पहला नियम है यदि उनके संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है संगत भुजा समानुपाती हो। अब ये संगत कोण समान क्या है, संगत भुजा समानुपाती क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 त्रिभुज ले लिए हैं, ABC नाम का त्रिभुज और DEF नाम का त्रिभुज। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं संगत भुजा समान कैसे। देखिए संगत कोण पहले देख लेते हैं कि संगत कोण समान कैसे होना चाहिए। देखिए ABC नाम का त्रिभुज है, इसका कोण A इसके कोण D के बराबर, क्योंकि ये कोण संगत कोण है, और फिर इसका कोण इधर वाला कोण इधर वाले के संगत कोण है। ठीक है, और फिर ये कोण C जो है इस त्रिभुज के कोण F के जो है बराबर है, तो संगत कोण है दोनों। ठीक है, यानी कि कोण A कोण D दोनों संगत कोण हैं, तो कोण A बराबर होना चाहिए कोण D। ठीक है, उसके बाद कोण B बराबर होना चाहिए कोण E, कोण B बराबर होना चाहिए कोण E। ये संगत कोण हो गया, इधर वाला कोण इधर वाला कोण। ठीक है, इस त्रिभुज के कोण C यानी कि उधर वाला कोण इस त्रिभुज के उधर वाले कोण यानी कोण F के बराबर होना चाहिए, यानी कोण C बराबर होना चाहिए कोण F के। ये तीनों कोण जो है आपका संगत कोण है। ठीक है, ये संगत कोण है दोनों त्रिभुज का, तो ये संगत कोण जो है बराबर होना चाहिए, यानी एक त्रिभुज के संगत तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर है। ठीक है, पहला नियम ये है। दूसरा नियम है संगत भुजा समानुपाती हो। संगत भुजा समानुपाती का अर्थ होता है कि इस त्रिभुज के इधर वाला भुजा यानी कि AB भुजा, ठीक है, इस त्रिभुज के ये वाला भुजा, ये संगत भुजा, ये भुजा दोनों संगत भुजा है, तो संगत भुजा समानुपाती यानी अनुपात में होना चाहिए। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, संगत भुजा है, तो दोनों भुजा का अनुपात करेंगे हम। तो AB
अनुपात DE, अनुपात बोलते हैं बट्टा को, तो बट्टा हो जाएगा DE, ठीक है। फिर इसके नीचे वाला भुजा, इसके नीचे वाला भुजा, दोनों संगत भुजा है तो इसका अनुपात करते हैं, तो भुजा BC, ठीक है, बट्टा भुजा EF अनुपात हो गया। फिर इस वाले भुजा और ये वाले भुजा, दोनों भुजा जो है संगत भुजा है, तो भुजा AC भुजा और इसका भुजा DF, ठीक है, ये दोनों क्या है, संगत भुजा है तो अनुपातिक, AB बट्टा DE, BC बट्टा EF और AC बट्टा DF, ठीक है। अनुपात हो गया भुजा का, संगत भुजा का अनुपात कर दिए। तो संगत भुजा अनुपातिक नहीं समानुपाती हो, समानुपातिक का अर्थ होता है अनुपात में भी समान हो, अनुपात में तो हो ही गया, अब ये सब बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी अनुपातिक समानुपातिक होना चाहिए संगत भुजा दोनों त्रिभुज के, ठीक है, और संगत कोण समान होना चाहिए, तब जाके दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो ये दो नियम हैं जिन नियमों के आधार पे दो त्रिभुज या बहुभुज जो है एक दूसरे के समरूप होते हैं। पहला नियम कि जब दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, और दूसरा नियम है कि जब दोनों त्रिभुज के संगत भुजा समान अनुपात में हो, समानुपातिक हो, तब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समरूपता के नियम, इसको हम समरूपता के नियम भी बोलते हैं, समरूपता के नियम जो है समझ में आया होगा। वैसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ चुका है पे आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है, ये रूल जो है समझ में आ गया होगा। तो देखिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसके वजह से आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ये पसंद आया है आप लोगों को तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बस आपका रिजल्ट जो है मैथ में गड़बड़ाएगा नहीं, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं हमको पूरा उम्मीद है कि आपका रिजल्ट नहीं गड़बड़ाएगा मैथ में, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सारा टेंशन हमारे ऊपर है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर अंक आए मैथ में, और वैसे वैसे क्वेश्चन को पढ़ाएं जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।